नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। पिछले साल चंपावत उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक 5 सदस्य कमेटी का भी गठन किया था। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने यूसीसी के परीक्षण और क्रियान्वयन की लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसको जून के अंत तक प्रदेश में कानून के रूप में लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी विशेषज्ञ कमेटी 24 और 25 मई को 2 दिन सभी आयोगों के अध्यक्ष और मुख्य पत्रकारों के साथ संवाद और उसके विचारों को ड्राफ्ट में सम्मिलित करने के लिए बैठक करेगी, जिसके बाद ड्राफ्ट को पूरी तरीके से तैयार करके सरकार को सौंप दिया जाएगा। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्य को लेकर बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने ली समीक्षा बैठक। विभागों के अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। तो अहम जानकारी उत्तराखंड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे कि सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने ली समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के सशक्त @25 को लेकर ये बैठक ली गई है। विभागों के अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की बैठक ली जा रही है। कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्य को लेकर ये बैठक ली जा रही है और इसमें सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने ये बैठक ली है। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा ये बैठक ली गई है, समीक्षा से जुड़ी हुई बैठक है और विभागों के अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा किस तरीके से हो रही है और कोई काम अधूरा तो नहीं है, कोई काम में बाधा तो नहीं आ रहा, इसको लेकर कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली है। और बता दें कि सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए और उस लक्ष्य में, उसके विकास पे चलने के लिए, उस पथ पे चलने के लिए बैठक ली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क पहुंचे और बसावट बस्तियों को उजाड़ने जाने के विरोध में मौन उपवास पर बैठ गए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून के तमाम इलाकों में बस्तियां हटाए जाने के मामले का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौन धारण करके आप गांधी पार्क में बैठे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, उपवास और वो भी गांधी, तो वो तो एक बहुत बड़ा शस्त्र है। अंग्रेज हिल गए तो ये तो अंग्रेजों की मानसिक संतान है, तो ये तो हिलेंगे ही जी। और हमने उसके जरिए जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज कमजोर है, साधनहीन है, हमने उनकी व्यथा व्यक्त की, इसलिए मौन रखा। जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप तो धरना किंग है, इसलिए आप धरने पे बैठे हैं। क्या कारण है धरने पे बैठने का सर? इसलिए कि जगह जगह तुम तोड़वा रहे हो गरीबों के घरों को, उनकी वसाहतों को उजाड़ रहे हो, अतिक्रमण के नाम पर आप आजादी से पहले जो लोग बसे हैं उनको भी उजाड़ रहे हो, राज्य बनने से पहले जो बसे हैं उनको भी उजाड़ रहे हो। कोई पॉलिसी आपकी है नहीं। आप तो केवल एक पॉलिसी है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम, अरे पेट की लड़ाई हिंदू मुस्लिम थोड़ी होती है। बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा 2024 के मद्देनजर आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको मौका क्यों दे रहे हैं? हम तो विपक्ष हैं, हम तो तैयारी करेंगे, हमको करनी ही चाहिए। तुम कोई संत महात्मा थोड़ी है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जुट चुके हैं आप? पार्टी को हर पल हर दिन, वो तो हमारा फर्ज है। और भाजपा वाले उससे कहिए, जब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं, तो कहना हरीश रावत कह रहा है कि हमको मौका क्यों दे रहे हो राजनीति।
राजनीति करने। लेकिन सर आप तो तैयारी हरिद्वार की कर रहे थे, आप देहरादून में धरना दे रहे हैं इस वक्त। कोई बात नहीं, मैं अभी रामनगर जा रहा हूँ, वहां भी धरना दूंगा और जगह भी जाऊंगा, सब जाऊंगा। पांचों जहाँ अन्याय होगा वहां हम गांधी के दिए हुए अस्त्र से लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आप हरिद्वार से चुनाव पक्का लड़ेंगे। इंडिया वॉइस के दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे सर। कि चुनाव लड़ने का निर्णय हम मेरे स्तर के लोगों के लिए वो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो पार्टी के नेतृत्व करता है। पार्टी नेतृत्व जो करेगा कहेगा वो होगा। लेकिन सर आपके चाहने वाले तो चाह रहे हैं कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़े। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और हरीश रावत 5 सीटों पर लड़ेगा। हमारे राज्य भर में चाहने वाले हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि जो है कांग्रेस को जिताइए। तो कंफ्यूजन ये ज्यादा ही बढ़ती जा रही है सर, क्या आप हरिद्वार से नहीं लड़ने वाले चुनाव? आपको ये मैंने तो ना नहीं कहा, मैंने तो कहा पार्टी लीडरशिप जो कुछ कहेगी। मतलब आपने ना नहीं कहा, इसका मतलब पक्का है कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे? आपको तो कोर्ट में यदि आप वकील होती तो आपके विरोध में तो विरोध वकील टिक नहीं पाता। लेकिन सर आप जैसा जज होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप जैसा जज होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुभकामनाएं मेरी आप। इसका मतलब मैं पक्का समझ लूं कि हरिद्वार फिक्स है? मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपको, आप अच्छी वकील बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरीश रावत को सुन रहे थे आप, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि हमें बीजेपी मौका दे रही है, इसलिए हम 2024 के चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लड़ने के लिए 2024 के चुनाव को हम अब इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं क्योंकि हमें बीजेपी मौका दे रही है। तो 2024 के चुनाव को साधने की कोशिश उत्तराखंड में बीजेपी लगातार करी है। साफ तौर पर आप पूर्व सीएम हरीश रावत को सुन रहे थे। तो बता दें कि ये मौन व्रत उनकी तरफ से धरने पर बैठे हैं, वो गांधी पार्क में बैठे हैं और गांधी पार्क में वो मौन व्रत किए हुए बैठे हैं। और इसी के साथ उनका कहना है कि तमाम ऐसी बस्तियां हैं जो उजाड़ी जा रही है सरकार के जरिए और इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें वहीं से आपके साथ साझा कर रहे हैं। धरना सियासी या 2024 का चुनाव, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हमें मौका दे रही है, चांस दे रही है, इसलिए हम इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं राज्य में। तो धरना दे रहे हैं हरीश रावत। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि हरीश रावत धरना किंग बन चुके हैं। इस तरीके के धरने उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब धरना दे रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत ने साफ तौर पे कहा है इंडिया वॉइस के मंच पे कि ये धरना हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी मौका दे रही है। अगर बीजेपी इस तरीके की बस्तियां नहीं उजाड़ती और हमें चांस नहीं देती तो धरना नहीं दिया जाता। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे सर। जी नमस्कार। ये धरना दिया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, क्या मायने इन धरनों के? देखिए, जितनी भी बस्तियां बसी हैं इनकी एक नियमावली बनी है और ये नियमावली कांग्रेस शासन के टाइम बनाई गई है और नियम के तहत ये लोग यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं मकान बना के। लेकिन समय समय पर चाहे रेलवे की जमीन बता के या नगर निगम की जमीन बता के या नगर पालिका की जमीन बता के जी इनको उजाड़ा जा रहा है। ये लोग लगभग 35 सालों से 30 सालों से अपने आशियाना बना के अपना निवास कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। जी हमारा सिर्फ कहना इसमें यह है कि अगर ये इलीगल थे या गलत थे तो इनको क्यों बनाने दिया, इनको क्यों बसने दिया? उससे पहले बसने से पहले इनको रोका जाता। ठीक है, आपकी तरफ से जो प्रश्न उठाए गए हैं उसका जवाब हम ले लेते हैं। बीजेपी के किशोर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे।
जी नमस्कार। कांग्रेस का कहना है कि आपकी तरफ से जो बस्ती है उनको उजाड़ी जा रही है, इसलिए वो गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? अभी कौन सज्जन थे जो अभी बोल रहे थे? राजकुमार जी। अच्छा, राजकुमार मेरे बहुत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे मैं तो कहता रहता हूँ, मैंने कहा राजा से ज्यादा राजकुमार की चलती है। आपके छोटे भाई हैं। जी बात नहीं, रखिए। वो अभी जो विषय है, और वो लोग धरने पर बैठ रहे हैं जिनके हाथ में शक्ति थी। उसमें तो राजकुमार जी ने अच्छा काम किया, लेकिन बार बार जो है उनके पास शक्ति रही। 2002 से लेकर के 7 तक रही, फिर 12 से लेकर के 17 तक रही। तो उस समय इतने सारी जो चीजें थी, अगर आपको लगता था तो उसको आप ठीक करते। अब खाली जो है आपको एक, मैं ये नहीं कहूँगा एक आदत पड़ गई है, मैं सनक नहीं कहूँगा धरने पर बैठने की, क्योंकि आप इरिलीवेंट हो चुके हैं राजनीति में और इस उम्र में इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं पर कोई भी एक कन्विक्शन के साथ जो काम करना चाहिए वो नहीं है। किसने रोका था उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे? उस समय करते ना सारी चीजें। मैं तो चिल्लाता रहा कि वनाधिकार है हमारे, वनाधिकार के सारे मसलों को सुलझाते, गंगा के सारे मसलों को सुलझाते। आज गन्ना लेकर के बैठ जाते हैं तो कभी कुछ लेकर के बैठ जाते हैं, और लोगों के जो सरोकार हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मेरे छोटे भाई राजकुमार जी को, उन सब लोगों को ये सही सलाह देनी चाहिए कि भाई इस तरह के काम ना करिए। मजाक कौन उड़ा रहा है सर? मजाक कौन उड़ा रहा है? मजाक जो बैठे हुए हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं वो उड़ा रहे हैं। उनसे आप सिंपल एक सवाल पूछिए ना कि आप जब थे तब क्यों नहीं किया आपने? आपको तो जनता ने मौका दिया ना। ठीक है राजकुमार जी, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ, मेरा माननीय विधायक जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष मंत्री जी से ये कहना है जी कि हमने कांग्रेस शासन के टाइम इंदिरा जी ने आह्वान किया था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कि ये गरीब लोगों ये बंजर भूमि को आबाद करो। जहाँ जहाँ बंजर भूमि पड़ी है उसमें अपना आशियाना बनाओ या अपना झोपड़ी पट्टी बनाकर रहो। तो ये लोग जब से रह रहे हैं, और फिर कांग्रेस शासन काल के टाइम इनकी एक नीति बनी, एक नियम बना, और उसके तहत लगभग 100 लोगों को मालिकाना हक भी दिया गया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथी रहे और विधायक जी हमारे साथी रहे, और आपका भी बहुत सहयोग रहा। आप अध्यक्ष के उस टाइम हमारे, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जो नियमावली बन गई है, हम इन्फोर्समेंट के विरुद्ध है। हम नहीं चाहते कि कोई इन्फोर्समेंट किया जाए, लेकिन जो नियमावली बन गई है वर्ष 77 से 80 के बीच में जो लोग बस गए हैं, जिनके पानी, बिजली, सड़क, नाली, करंजा सरकार ने दे दिया है। सरकार ने ट्यूबवेल लगा दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, आंगनबाड़ी बना दिया है, उससे लगा दिया है, मालिकाना हक दे दिया है, बिजली पानी लग गई है, सीवर लाइन डल गई है, और उसके बाद उनको तोड़ा जाता है तो ये उचित नहीं होगा। यहाँ तक तो नगर पालिका, ग्राम सभा, नगर निगम और देहरादून में तो MDDA और PWD और सीपी इरिगेशन ने भी बहुत ज्यादा काम कर दिया है। तो ये करोड़ों रुपया बर्बाद क्यों किया जा रहा है? अगर उनको हटाना ही है तो ये लोग क्यों काम कर रहे हैं, विधायक क्यों काम कर रहे हैं? चलिए जवाब का मतलब ये देता हूँ कि ऐसा नहीं किया जाए। हम अतिक्रमण के विरुद्ध है, लेकिन अब नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर उपाध्याय और राजकुमार जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो कांग्रेस के बड़े नेता इस धरने प्रदर्शन में शामिल है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें गांधी पार्क में मौन व्रत धारण किए हुए हैं हरीश रावत। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज एक बार फिर से सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरीश रावत धरना एक्सपर्ट नेता है। वो कभी अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी उन्हें राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाएं भी बुरी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो धरना देने के नाम पर सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या वजह कुछ और है। हरीश रावत जी तो धरना एक्सपर्ट है, उनको महारत हासिल है धरने में बैठने की। है वो जो अपनी पार्टी के खिलाफ धरने में बैठ जाते हैं जो व्यक्ति,
वो इस प्रकार के धरना पॉलिटिक्स करते रहते हैं, किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के ऐसी चीजें करते रहते हैं। सारी जो अतिक्रमण को लेकर के कार्यवाहियां हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी इंक्लूजमेंट है उनको साफ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी विकास की योजनाएं, बहुत सारे सामुदायिक केंद्र लोगों के लिए बनाने होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है लोगों के लिए करनी होती है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र और हरीश रावत जी का दोहरा चरित्र यहीं पे दिखता है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अतिक्रमणकारियों के साथ है। अगर जो अतिक्रमणकारियों के साथ है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस देश के अंदर जितने भी अतिक्रमण हुए हैं कांग्रेस की पनाह में और कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के नेताओं की सरकार। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दोनों 7 करोड़ की लागत से मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन पुनर्निर्माण का कार्य जारी रहा है, जिससे लोगों के साथ पर्यटकों को भारी दिक्कतें हो रही है। तो वही मॉल रोड पर कई जगहों पर मलबा का ढेर लगा हुआ है। सभी चौक की हालत बद से बदतर हो रखी है। मसूरी का पर्यटन सीजन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इससे, जिसको लेकर मसूरी के स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भारी आक्रोश है। तो वहीं अपने भारत कांग्रेस से जुड़े यात्रा को लेकर मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मॉल रोड की हालत को देखकर चिंता जताई। कार्यकर्ताओं ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है, सब सीनियर लोग भी हैं, सब ने कहा है और ये अपमान भी है उत्तराखंड का। लोग पर्यटक क्या भावना लेकर के जाएंगे कि कितना सज्जित है उत्तराखंड का पर्यटकों के स्वागत के लिए, क्या सजावट है, जगह जगह तोड़ रखी है, सारी माल रोड का कबाड़ा कर रखा है, पूरी इमेज खराब हो रही है राज्य की। हम 15 दिन का समय देते हैं, यदि 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर 9 बजे से रात के 9 बजे तक का धरना आयोजित करेंगे गांधी जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन के कई आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर कार्य करेंगे। दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन सुविधाओं के विकास में दोनों राज्यों के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर सचिव पर्यटन उत्तराखंड सरकार सचिव कुरवा और गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील चिमका ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अभिनेता अक्षय कुमार के बीच उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंगलवार को उन्हें केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन का सुअवसर मिला। उन्होंने केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर का भ्रमण किया। रुड़की के आजाद नगर स्थित सैन्य धर्मशाला में स्क्वे एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि स्क्वाय मार्शल आर्ट को भारतीय ओलंपिक संघ के 37वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। इससे इस खेल के खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। स्क्वाय मार्शल आर्ट जो खेल है ये भारतीय लोक खेल है, जिसे कि एक और ढाल के साथ लड़ा जाता है। मौसम विभाग की तेज आंधी और बारिश की चेतावनी आज सच साबित हुई और देर शाम आई तेज आंधी के चलते हरिद्वार से ज्वालापुर स्थित अंसारी मार्केट के निकट करीब 100 साल पुराने एक पीपल का पेड़ उखड़कर मकान पर गिर गया। पीपल के पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े लोग भी पेड़ के नीचे दब गए, जिसके चलते एक
गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पेड़ के नीचे पड़े करीब दर्जन भर वाहन भी पेड़ के नीचे दबकर चकनाचूर हो गए। मृतक बच्चे को 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पेड़ काटकर निकाला गया और उसको जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। शाम को जो आंधी आई है उससे लगभग 100 साल पुराना जो पीपल का पेड़ था वो गिर गया है। उसमें बता रहे हैं कुछ लोग जो मोटरसाइकिल में थे वो साइड में खड़े थे, वो उस पेड़ के नीचे आ गए। उसमें एक बुजुर्ग को तो निकाल दिया है, लेकिन अभी आ गई है, एक बच्चा भी अभी सुरक्षित है, तो उन सबको निकालना। फिलहाल घायल है तो उनको एक को तो हॉस्पिटल भेज दिया। और कालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना। लोग वहाँ पर आवाजाही भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, चूँकि एक पेरेंट्स है उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा भी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया। तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूँकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। इसी तरह चमगादड़ टापू के पास भी पेड़ गिरने के पर एक सोनीपत के यात्री थे, उनकी डेथ हुई है अभी जो रिपोर्ट हुई है। और कुछ हमारे श्यामपुर एरिया में भी पेड़ गिरने के कारण हमारे पुलिसकर्मी लगे थे, वहाँ भी उनको थोड़ी इंजरी आई है। तो लेकिन अभी देखा जाए तो जो मेन यहाँ पर घटनास्थल था ज्वालापुर का, इसमें सभी इंजर्ड को हमने निकाल लिया यहाँ से और अभी तक किसी की यहाँ से डेथ। रामनगर में कोसी रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के एटीएम में सांप निकलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्ड नरेश डालाकोटी ने बताया कि कुछ लोग एटीएम में कैश निकालने आए थे। जैसे ही एक शख्स ने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला, तभी मशीन के नीचे हिस्से में उसे एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद एक शख्स घबराकर एटीएम से बाहर आ गया और उसने इसकी सूचना गार्ड को दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और स्टेट बैंक ब्रांच के अंदर मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और सर्फ विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने एटीएम के अंदर जब छानबीन शुरू की तो एटीएम के अंदर से भारी मात्रा में सांप के बच्चे बरामद हुए। ब्रांच कोसी रोड पर मैं एटीएम गार्ड हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे सांप के बच्चे देखे तो उन्होंने चंद्रसेन जी को बुला के यहाँ सांप पकड़वाए 10 उसी में सूचना मिली, हम और हमारे पुत्र यहाँ पहुँचे और जिसको उपरांत 12 सांप के बच्चे थे जो जबकि भागने में सफल रहे। 10 हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिए वापस उन्हें बड़ा हल्का मच दिया था और अभी भीड़ लगी थी, इसके उपरांत हम लोगों को रेस्क्यू कर। लक्सर हरिद्वार हाईवे पर शाहपुर गांव के पास एक बाइक और डीसीएम के आमने सामने के टक्कर में बाइक सवार 2 महिला समेत 3 में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस बीच मौके पर आए ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायल वृद्धा को अस्पताल पहुंचाया और दोनों मृतकों के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। से आ रहा था मैं, तो अचानक देखा कि यहाँ पर एक डीसीएम द्वारा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें मौके पे पता चला कि एक जो उसमें पुरुष है उसकी मौके पे मृत्यु हो गई और जो उसके साथ महिला थी वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल थी, तो उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। आगे कार्रवाई फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।